नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन एक साल का समय बचा है, लेकिन चुनाव की आहट अभी से दिखाई पड़ने लगी है। जी हां, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसी वजह से यात्रा पर निकलने वाले हैं। यही नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 10 दिनों में ही 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर चुके हैं और तमाम योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, उसे समय पर पूरा करने का फरमान जारी कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ये स्थिति तब है जब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर बीमार, बुजुर्ग और थके होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश खुद को एक्टिव बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छी स्थिति आंकड़ों के मुताबिक सीएम नीतीश की दिख रही है, यहाँ तक कि बीजेपी से भी ज़्यादा अच्छी। और सबसे खराब स्थिति प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर 2025 का रण तेजस्वी के लिए क्यों चुनौतियों भरा है और क्या क्या मुश्किलें हैं। समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से। सर, जो चुनाव की आहट अभी एक साल पहले से दिखाई पड़ रही है, सीएम भी यात्रा पर लगातार हर दौरा कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दौरा पे जाने वाले हैं। अब हम लोगों ने तो चर्चा की थी कि बुजुर्ग, थके, बीमार सीएम जो है एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अगर प्रतिपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है 2025? देखिए, आपने जो चर्चा की है बात सही है कि अब नवंबर में अगले साल चुनाव होंगे जी 2025 में, और उसमें तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि सत्ता में आना है। अभी तक तो 2 बार डिप्टी सीएम का अवसर मिला बनने का, दोनों बार वो नीतीश कुमार के साथ बने हैं। मौजूदा विधानसभा में तो जो जनादेश मिला था राजद को विपक्ष में बैठने का, कुछ ही सीट से पीछे रह गए थे। जो महागठबंधन था उसको सत्तारूढ़ एनडीए से 5-6 सीटें कम आई थी। तो उस समय अभी जो मौजूदा विधानसभा है उसमें मत का हरण हो गया, चुनाव में धांधली करके नीतीश कुमार जीत गए थे। चलिए, बात का घटनाक्रम ऐसा रहा कि 17 महीना राजद को सत्ता में बैठने का अवसर मिला। अब फिर राजद विपक्ष में है और जब चुनाव नज़दीक है तो अपनी पूरी कोई कोर कसर राजद छोड़ने के मूड में नहीं है। वो सारा कील कंटक जिसको आप कहेंगे सामाजिक आधार बनाने का, जनाधार बनाने का, मुद्दा तलाशने का और साथ में खुद भी अब इस धूप में भी मेहनत करने का। तो तेजस्वी यादव 10 सितंबर से जन संवाद कार्यक्रम को लेकर के जिलों के दौरा पर जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। समस्तीपुर से उनकी यात्रा शुरू होगी। उसमें वो उनकी पहल है कि भाई हम राजद को पीपुल्स कनेक्ट करें। जो लोग जुड़े हुए हैं कहते हैं कि राजद के साथ तो एमवाई है ही, दूसरे भी जात समूह को हम जोड़ें, ये कोशिश है। और फिर राजद की जो एक छवि बन गई है, कार्यकर्ताओं की एक छवि बनी है, तो और तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि राजद का हरा गमछा जी जी, तो उसकी पहचान थी। कल भी आपने अभी आरएडी न्यूज़ ने इस पर चर्चा की थी, लेकिन उसे दिगर अब जो मनाही कर दी, इसलिए कि अपनी छवि निखारनी है, जो लोगों में एक परसेप्शन बन गया है। लेकिन देखिए, जो बात है, एक हकीकत को समझना होगा कि एमवाई के बूते राजद सत्ता में नहीं आ सकता है। उसे अपना जनाधार, सामाजिक जनाधार बढ़ाना ही होगा। तो बढ़ाने की दिशा में खासकर लालू जी ने अभी लोकसभा के चुनाव में वो पहल की, कुशवाहा को जोड़ने की भरसक कोशिश की। महागठबंधन से एनडीए की तुलना में अधिक उम्मीदवार भी दिए गए और नतीजा आने के बाद आपने देखा कि राजद को जो 4 सीटें मिली, 23 सीट राजद लड़ा था और उसमें 4 सीटें जो मिली उसमें
जो जदयू छोड़ कर आए थे अभय कुशवाहा, औरंगाबाद से जीते, उनको राजद विधानमंडल संसदीय दल का नेता बनाया। ये एक मैसेजिंग होती है। तो कुशवाहा को जोड़ने के लिए लालू जी बहुत ही देख रहे हैं एक्टिव हैं। उसी तरह से इस बार उन्होंने भरसक कोशिश की, बैकवर्ड फॉरवर्ड भी करने की। अब वो मुंगेर का चुनाव आप ध्यान देंगे क्या हुआ, जहां ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो की पत्नी को टिकट दे दिया गया था। भले ही राजद को वो चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन कड़ी टक्कर दी। अब ये चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए, उसमें यदि आप असेंबली सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो विधानसभा के चुनाव में तो राजद सबसे बड़े दल के भिन्न एक सीट अधिक मिली थी बीजेपी से, और बीजेपी दूसरी पार्टी बनी थी। नीतीश कुमार तो रोल नंबर 3 जिसको आप कहते हैं विधानसभा में, वो आकर 44 सीट पर सिमट गए थे। एक बड़ा झटका था। और सच पूछिए, वो तो बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया, जो पहले घोषित कर चुका था कि नतीजा चाहे जो हो, हमारे नेता हम नीतीश कुमार की अगुवाई में ले लेंगे, बहुमत मिलेगा एनडीए को तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार उस समय कहा था कि वो तो नहीं चाहते थे बनना, उनकी पार्टी पिछड़ गई थी, लेकिन बीजेपी ने उनको कहा कि नहीं, दबाव में दिया, हम दबाव में बन गए। जब वो राजद के साथ आए थे, ये बात कितनी बार दोहराते रहे। अब चलिए, लेकिन जो नतीजा आया वो नीतीश कुमार के लिए बड़ा सुकून देने वाला था। आप टोटलिटी में बात करेंगे तो विधानसभा सीट वाइज, लोकसभा चुनाव में तो विधानसभा सीट वाइज नीतीश कुमार को तो 12 सीटें मिली, लड़े 16 पर 12 सीट जीते, और बीजेपी को भी 12 ही सीट मिली। उसको 5 सीट का नुकसान हुआ और जदयू को 4 सीट का नुकसान हुआ। सबसे अधिक सीट पर अकेले लड़ने वाली पार्टी थी राजद था। राजद 23 सीट पर लड़ा तो उसको 4 ही सीट मिली। हाँ, इसमें काबिले तारीफ जिसको आप कहेंगे, लोजपा चिराग की पार्टी 5 सीटों के लिए लड़ी और 5 सीट पर उसको 100% स्ट्राइक रेट था। उसी तरह से माले 3 सीट के लिए लड़ा, 2 सीट पर उसे जीत मिली। कांग्रेस को भी इस बार पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में तो एक ही सीट किशनगंज जीती थी, इस बार उसे 3 सीट मिल गई, और 1 सीट के बारे में तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। खासकर सासाराम की मैं बात कर रहा हूँ। सासाराम सीट के बारे में था, बीजेपी बड़े भरोसेमंद थी। इस चुनाव का एक परिदृश्य ये था कि उत्तर बिहार में लोकसभा की 23 सीटें हैं, तो वो 23 सीट में नहीं 23 सीट में मात्र 3 सीट ही उसको लॉस हुआ है। एनडीए का दबदबा रहा। और इधर जिसको आप मध्य बिहार या साउथ बिहार कहते हैं, इसी मगध जोन में, और इसमें एनडीए को बहुत ही झटका लगा, खासकर कुशवाहा भोटी के कारण लगा। और इधर राजद और माले का जो जनाधार है वो मौजूद दिखा। वो असेंबली में भी अपना जलवा दिखा चुका था, अब पार्लियामेंट में भी जलवा दिखाया, तो यहाँ उसको जीत मिली। लेकिन कुल मिला जुलाकर राजद को जो तस्वीर लोकसभा के चुनाव नतीजे मिले, उसमें ये दर्शाता है कि जो उसके सीटिंग जितने विधायक हैं, उसके 35 सीट पर ही उसको राजद अपनी बढ़त बना पाया था विधानसभा क्षेत्रों में। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यदि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होते तो एनडीए को फिर पावर में आ जाता 7 चुनाव होने पर। हालांकि अलग चुनाव है पर मुद्दे अलग होते हैं, नतीजे एक साथ नहीं होते हैं, ये बात भी है। तो ये दर्शाता है कि अभी जो तेजस्वी यादव, जो प्रारंभिक आपने चर्चा की थी कि ज़्यादा कठिन चुनौती है राजद के लिए, वो ये है कि सबक लेना है। तो तेजस्वी ने अपने विधायकों को बड़ा चेताया भी है कि ये हाल रहेगा तो हमको बेटिकट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, हमको चुनाव जीतना है। तो विधायकों को ये सख्त चेतावनी दी है, आप या तो सुधारिए। अब अभी वो जा रहे हैं तेजस्वी जिलों में, तो हर विधायक को कहा है कि हर ज़िले में जो मेरा कार्यक्रम होगा वो कोई ज़िला के बाहर का लोग नहीं आएगा, हर ज़िले में वो दायित्व होगा। वो जाएंगे, जनसंवाद करेंगे, नेचुरल है, जनता के बीच जा रहे हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। उसमें वही बात जो आपने कल चर्चा की थी कि भाई गमछा, हरा गमछा है, अब वो प्राथमिकता नहीं। कहा है कि आप लोग बैच लगाइए, हरी टोपी पहनिए। गमछा से जो हम लोग चला भी रहे हैं कि अब राजद को गमछा से परहेज। गमछा तो राजद के कार्यकर्ताओं की पहचान थी। तो बड़ा ही सूझबूझ से अभी तेजस्वी जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन
राजद के लिए चुनावी डगर आसान नहीं है। फिलहाल ये कहा जा सकता है राजद को अभी बहुत और मेहनत करनी होगी और खुद तेजस्वी को थोड़ा अपना पीपुल्स कनेक्ट बढ़ाना होगा विधायकों के साथ, जनता के साथ। वो तो अब देखिए ना 8 महीने के बाद जनता के बीच जा रहे हैं। विधानमंडल का सत्र हो गया अभी, मानसून सत्र, एक दिन भी वो हाउस में नहीं है। वही मैं पूछ रहा था सर कि आखिर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का काफ़ी अच्छा जनाधार है, सोशल मीडिया पे लोग उनके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, पब्लिक जो है हर वर्ग के लोग उनको पसंद करते हैं, युवा बुजुर्ग हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। अच्छा उनकी जो जनसभा होती है अच्छी खासी भीड़ होती है, बावजूद तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता जो हैं वो जनता से इतनी दूरी क्यों बना के रखते हैं? यही मैं कहता हूँ, और राजनेताओं के लिए लालू बनना आसान नहीं है। तेजस्वी लालू प्रसाद के बेटे हैं। आज भी भले वो पद धारक हैं, विपक्ष के नेता हैं, 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन लालू बनना सरल नहीं है। लालू बनने के लिए आपको पीपुल्स कनेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो कमी है। तेजस्वी को तो जो कुछ मिला है विरासत में न मिला है। पढ़ाई लिखाई में भी वो कुछ सब साधन संपन्न रहते हुए बताइए, जिसके माता पिता चीफ मिनिस्टर रहे हों, केंद्र में मंत्री रहे हों, और उसका बेटा जो है कोई मैट्रिक पास भी नहीं करे, तो इसका मतलब है कि वो शिक्षा के प्रति अनुराग नहीं था। खेल में भी यदि तेजस्वी बहुत उन दिनों जब अपने छात्र जीवन में रुचि बढ़ाई तो उसमें भी कुछ बढ़िया नहीं कर पाए। राजनीति में जो कुछ मिला हो तो संघर्ष की बदौलत नहीं मिला है। लालू प्रसाद को संघर्ष की बदौलत मिला था। इसलिए मैंने कहा कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि अपनी विरासत छोड़ दी है तेजस्वी को, अब तो मेहनत तेजस्वी को न करनी होगी। तो तेजस्वी के लिए इसलिए मैंने आपसे कहा कि पीपुल्स कनेक्ट बढ़ाना, आप जनता के बीच जाइए, जनता से मिलिए। कई जैसे सर पॉलिटिकल लोगों से बात होती है जो उनके विरोधी हैं, तो अब ये दावा कर देते हैं कि इस बार 25 में सिमट देंगे, 25 से ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं आप जैसे और दूसरे लोग हैं, तो बातें होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो पीपुल से इनका जो कनेक्शन नहीं है, इस वजह से जो इनका मूल जो वोटर है एम-22 उसमें भी दरार आया है और कहीं ना कहीं यादव और मुस्लिम दोनों इससे छिटक रहे हैं। देखिए आज भी राजद का जो जनाधार है 14.5% यादव और 18-19% मुस्लिम, ये तो आधार अभी भी है। कमो बेश इसमें वो क्षरण कहीं कुछ कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट के कारण आया है। अब अभी आपने देखा प्रशांत किशोर का टारगेट है मुस्लिम वोट, तो तेजस्वी ने या लालू जी ने जैसे सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी से, उनके बेटे से भरसक कोशिश की है ताकि विधानसभा के चुनाव में हम फिर साथ करें। सिवान में तो राजद लड़ा, स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी रह चुके थे, और बताइए वहाँ रोल नंबर 3 हो गया, वो पिछड़ गए। बेगूसराय यहाँ पूर्णिया में और सिवान का जो रिजल्ट है तो राजद के लिए तो आई ओपनर न है। आपका जनाधार है तो क्या रिजल्ट हो गया? बीमा भारती की एक तरह से कही जमानत बची क्या? 3 हो गई थी, वहाँ तीसरे स्थान पर हो गई थी। और उसी तरह से सिवान में 2 क्षेत्रों में तो जो हार मिली है राजद को, उनके लिए लेसनिंग है कि आखिर कहाँ चूक है। और वहाँ भी मुस्लिम वोट यदि साथ था तो कहाँ मिला, वो तो हिना साहब को ले लिया और पप्पू यादव की जीत हुई राजद के विरोध के बावजूद। आपको याद होगा तेजस्वी यादव का ये बयान क्या टेक्निकल था, आप लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ और वहाँ बयान दे रहे हैं कि भाई लड़ाई तो एनडीए और महागठबंधन में है, आप यदि हमारे कैंडिडेट को नहीं दे सकते हैं तो आप एनडीए को दे दीजिए। मतलब वो मना किया उसकी, भाई आप निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव, अब पप्पू यादव तभी जीत गए। तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो तेजस्वी संभाल रहे हैं, इस बार तो चुनाव में संजोग है कि लालू यादव का भी फिजिकल प्रेजेंस था, अब इस बार उनकी छोटी बेटी लड़ी थी। अब वो जिस ढंग से प्रतिष्ठा लाई लालू प्रसाद वहाँ कैंप किए। अब छपरा की हार भी उसी तरह की हार है जैसे सिवान और पूर्णिया में हार हो गई राजद। तो कुल मिलाकर तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए मैं मानता हूँ कि विधानसभा के पिछले चुनाव में जो राजद को इतनी अच्छी जीत मिली थी, वो बहुमत के करीब पहुँचने को था, उसमें कहीं ना कहीं चिराग इफेक्ट था। तो अब तो दोनों के लिए अब पीके का इफेक्ट होने वाला है। पीके का जो अभी
टारगेट है वो है एमवाई, वो है लव कुश, वो तो उनके निशाने पर नीतीश भी हैं और उनके निशाने पर चिराग भी हैं। तो इससे निपटना, इससे हाँ तेजस्वी के लिए ये बड़ी चुनौती है। इसलिए मैंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए हैं सामने वो बहुत उत्साहवर्धक आप नहीं कर सकते हैं। 1 सीट से आप 4 सीट हो गए। अब पिछले चुनाव में तो खाता नहीं खुला था राजद का, एमवाई कहाँ चला गया था। इसलिए मेरा ये कहना है कि सिर्फ एमवाई के बूते सत्ता नहीं मिलेगी, आपको लोगों को जोड़ना होगा। जो आप कहते हैं कि हम इसको A to Z की पार्टी बनाएंगे, माई के साथ बाप की पार्टी, आपको करके दिखाना होगा लोग को। यदि आप, जैसे आप अभी प्रशांत किशोर ने कह दिया कि मुसलमानों की आबादी है बिहार में 18-19% और उनका वोट बैंक का लोग इस्तेमाल करते हैं, हम 40 सीट देंगे। एक मैसेज है। देखिए, आज़ादी के बाद यदि सचमुच मुसलमान की वोट की बात करें, क्षेत्रीय लेवल पर जो बातें हो वैसी हो, लेकिन मुसलमान का तो 2 ही लीडर हुआ। बिल्कुल, चाहे जिन्ना हुए, और अयोध्या आंदोलन जब शुरू हुआ राम मंदिर का, तो थोड़े दिन के लिए साहबुद्दीन हो गए थे। सैयद साहबुद्दीन की बात मैं कर रहा हूँ। जी। और इस तरह का कोई नेता इमर्ज हुआ है क्या? यूपी में कभी बहुगुना थे, बिहार में जगन्नाथ मिश्रा थे, उनको मोहम्मद जगन्नाथ लोग कहते थे। तो कुछ चीज़ जो ऐसा है कि आप मुसलमान जो है आप उसको एंटी बीजेपी। तो तेजस्वी को सबक लेने की ज़रूरत है। लेकिन सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस मुख्यमंत्री को लोग बीमार, थका, बुजुर्ग कहते हैं, वो उभार पर है और बीजेपी समय से पहले 2025 के लिए भी एक बार फिर अपना नेता मान चुकी है। तो आप भी कह रहे हैं कि जो आंकड़े दर्शाते हैं वो सबसे बढ़िया हैं, बीजेपी से भी बढ़िया है नीतीश जी का। तो इसकी वजह क्या है? अब देखिए, एक बात सही है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की उम्र तो हो गई है, उम्र को तो आप नहीं घटा सकते हैं, लेकिन उनके बीमार होने के, उनके सेहत की बात होती, उनके थके हो, इसको तो झुठला दिया उन्होंने 2 महीने से। जिस ढंग से अभी धुआंधार वो हर रोज़ जिलों का दौरा कर रहे हैं और डिफरेंट स्कीम्स का, प्रोजेक्ट्स का स्थल अध्ययन कर रहे हैं, कहीं उद्घाटन कर रहे हैं। अभी आपने देखिए 2 दिनों से बीजेपी के अध्यक्ष अब नड्डा हैं, JP नड्डा बिहार में, वो सब जगह नीतीश कुमार जा रहे हैं और वहाँ भाषण देख लीजिए। वो ये भरोसा ज़रूर दिला रहे हैं इस हर मीटिंग में कि भाई अब हम बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। ये जनता को बताते हैं कि देखिए, इसका भी खुद नीतीश जी को इसका व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि को नुकसान हुआ, खमियाजा भुगतना पड़ा है कि भाई अब नीतीश जी कोई विचारधारा, नीति सिद्धांत के नहीं, कुर्सी और अवसर की राजनीति करते हैं। इसके कारण उनको बार बार ही कहना पड़ता है। इसलिए कुल मिला जुला कर नीतीश कुमार अब अगला चेहरा है। पहले तो वो कह चुके थे खुद ही, आप याद कीजिए, पिछले चुनाव में पूर्णिया की सभा में कहा था कि ये मेरे लिए अंतिम अंतिम चुनाव है। तो नेता जो कुछ कहता है उसके लिए कुछ अंतिम होता है। नेता तो फिर वो जो कुछ कहता है फिर उसकी बात में फिर नयापन आने में, पलटने में कितना देर लगता है। नेता दूब की तरह होते हैं। बस वही बात है। इसलिए नीतीश जी के बारे में जो अभी बात कहते हैं, अभी तो हम सब लोगों को भी थोड़ा सुकून लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव हैं, चुनाव नज़दीक आया है, तो जो उनकी लालसा है, जो उनका कि भाई जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने शुरू किया है उसको चाहते हैं मूर्त रूप देखना। जैसे अभी देखिए, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो लोगों को बिजली भी चाहिए तो शुल्क तो देना होगा, लेकिन प्रीपेड मीटर के नाम पर अनाप शनाप जो लोग की आम शिकायत हो रही है कि बहुत तेज़ मीटर चल रहा है और हमको जितनी बिजली नहीं ले रहे हैं। तो कुछ सुधार के दिशा में काम हो तो जनता को दर्द मत दीजिए, ये भी ख्याल रखना है। देखिए, ये वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी व्यवस्था है और जनता का हित, जनता का कल्याण, सत्ता में बैठे लोगों के लिए सब सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो CM नीतीश जो है वो एक्टिव हो गए हैं, थके हुए नहीं हैं, बीमार भी नहीं हैं, बुजुर्ग तो हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। और तेजस्वी यादव को सिर्फ इन पर हमले करने से, आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। मुद्दों की राजनीति करने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लाने होंगे कि CM नीतीश को परास्त कर सकें, और ये आसान नहीं है। भले ही आपकी सभा में भीड़ जुट जाए, लेकिन उस भीड़ के सहारे यानी कि एमवाई के सहारे आपकी नैया पार लगने वाली नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव
ज़रूर दें। धन्यवाद।